रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी शुरुआत 10 नवंबर से ही हो चुकी थी। आज स्थिति ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूक्रेन की कैपिटल कीव पर पहला हमला भी कर दिया है, यानी कि फुल स्केल इन्वेजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसी खबरें आजकल आप टीवी पर सुन रहे होंगे, जगह जगह सोशल मीडिया पर भी यही सारी चीजें हैं। आखिर मामला क्या है? क्यों यूक्रेन जो है वो रशिया से अलग होना चाहता है और क्यों रशिया यूक्रेन को मिलाना चाहता है, या फिर इंडिया क्यों इसमें अपना एक क्लियर स्टेटमेंट या क्लियर स्टैंड नहीं दे पा रहा है? इसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, इसमें नेटो का क्या रोल है, इसमें यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, और क्या था यूएसएसआर, क्या है घटना 1922 की और क्या है घटना 1991 की? ये सारी चीजें जब आप रिलेट करेंगे तभी समझ पाएंगे आज की इस कंडीशन को, ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। 10 नवंबर 2021 को सबसे पहले खबर आती है कि यूक्रेन के बॉर्डर पे रशिया ने अपनी मिलिट्री लगा दी है। इसके बाद 28 नवंबर तक खबर आती है कि 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स को इन्वॉल्व कर दिया गया है यूक्रेन के बॉर्डर पे रशिया के द्वारा। इसके बाद मिड जैन में, यानी कि जनवरी के मध्य में अगर हम बात करें, तो जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि यदि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो इसके लिए उसे पेनलाइज किया जाएगा। यानी कि अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता जा रहा था। यही इन्वॉल्वमेंट देखते देखते कई सारे अनाउंसमेंट जो बाइडेन और यूएस की इंटेलिजेंस की तरफ से भी होते रहे, जो कि 16 फरवरी को अनाउंस किया गया कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है 16 फेब को। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसका रशिया ने बाद में मजाक भी उड़ाया कि यूएस जो है वो बिना मतलब में ही इंटरफेरेंस कर रहा है और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यूक्रेन हमारा हिस्सा रहा है और यूक्रेन हमारा हिस्सा रहेगा। लेकिन बाद में खबर आती है कि ऐसा रशिया ने सिर्फ और सिर्फ चाइना के कहने पर किया, क्योंकि चाइना में विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं बीजिंग में, जिसके लिए चाइना ने कहा था कि कम से कम ओलंपिक में कोई भी इंटरप्शन ना हो, कोई भी रुकावटें ना पैदा हो। इसलिए यूक्रेन के बॉर्डर पे जो मिलिट्री लगाई है उसमें थोड़ी सी पीसफुलनेस रखी जाए। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही 20 फरवरी को चाइना में होने वाले बीजिंग ओलंपिक्स का एंड होता है, 21 फरवरी को ही, यानी कि नेक्स्ट डे ही ऐलान किया जाता है रशिया के द्वारा कि यूक्रेन जो है वो अपनी आर्मी को पीछे कर ले और रशिया के साथ मिल जाए। ये उसकी आखिरी वार्निंग है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रशिया सिर्फ और सिर्फ चाइना के कहने पर ही रुका हुआ था, और ऐसी ही चीजें देखने की वजह से अब रशिया जो है यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुका है। इसीलिए लोगों में वर्ल्ड वॉर 3 के होने की आशंका जताई जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, आपने न्यूज में भी देखा होगा, नेटो का, यूरोपियन यूनियन का और साथ ही साथ यूक्रेन और रशिया का। हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे कि नेटो कौन है, यूरोपियन यूनियन कौन है, और क्यों यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है रशिया, और क्यों यूक्रेन चाहता है मिलना यूरोपियन यूनियन और नेटो से। हम जानेंगे कि इसमें जो जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, या कहें जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा आपने सुनी होगी, नेटो की, यूरोपियन यूनियन की, यूक्रेन की और रशिया की। चलिए एक एक करके जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन जो है वो पहले रशियन अंपायर का पार्ट था। यानी कि जैसे कि आज हम अपने भारत की अगर बात करें तो हम भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, सबको एक अखंड भारत के तौर पे देखते हैं। वैसे ही कुछ स्थिति रशियन अंपायर की भी थी 1918 से पहले। लेकिन 1918 में यूक्रेन ने स्वतंत्रता हासिल की थी। किससे? जो रशियन अंपायर था उससे। उस समय कौन था वहां का शासक? वहां का डिक्टेटर था लेनिन। तो लेनिन ने 1918 में यूक्रेन को स्वतंत्रता मिलने के बाद उसकी रेड आर्मी के द्वारा फिर से यूक्रेन पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन को फिर से यूएसएसआर का हिस्सा बनना पड़ा। यूएसएसआर यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी जो अलग हुए 15 देश हैं
वो पहले उसी का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन 1991 में फिर से इन देशों ने अपने आप को अलग कर लिया और जिसका सबसे बड़ा हिस्सा बना रशिया। तो रशिया क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा था तो वो बाकी के 15 देशों को कहीं ना कहीं अपना ही हिस्सा आज तक मानता है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूक्रेन के ऊपर उसका फोकस ज्यादा होता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ सबसे लंबी सीमा भी लगती है रशिया की। और अगर यूक्रेन बगावत करता है यानी कि वो यूरोपियन यूनियन और नेटो से अगर मिल जाता है तो रशिया के ऊपर एक खतरा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि नेटो क्या है? नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ट्रीटी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में की गई थी। 1949 में जो अमेरिकन कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का एक मिली हुई एक संधि है जिसमें मिलिट्रीज का अलायंस किया गया था। बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें प्रेजेंट में 30 कंट्रीज हैं, अमेरिका को मिला लें और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज को, जिनका मोटिव है कि अगर इसकी मेंबर कंट्रीज पे कोई भी अदर कंट्री कभी भी कोई भी आक्रमण करती है या इन्वेजन करती है तो बाकी के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो इनको हेल्प करेंगे अपनी मिलिट्री के द्वारा। और यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसमें यूरोप की 27 कंट्रीज शामिल हैं। जैसे कि हम बात करें जर्मनी, फ्रांस, इटली, आपका बेलारूस, ये सारी की सारी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के फॉर्म में हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूएसएसआर जब 1991 में अलग हुआ तो यूक्रेन की इच्छा शुरू से थी कि वो भी यूरोपियन कंट्रीज का ही पार्ट बने, यानी यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही फुली इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन को यह अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली। लेकिन 2013 में यूक्रेन ने काफी खुलकर या कहीं मुखर होकर यह इच्छा जाहिर की कि वो यूरोपियन यूनियन का और नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, जिस बात को सुनते ही रशिया को एक टेंशन हो गई कि यूक्रेन अगर यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो जाएगा तो उसके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो जापान भी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है, तो इधर से जापान, इधर से यूक्रेन और बाकी जो कंट्रीज अलग हुए थे, अगर उन्होंने एक साथ बगावत कर दी तो रशिया के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। यही कारण है कि रशिया से चाइना की क्लोजनेस भी देखी जाती है, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों की ही एनिमी कंट्री अगर कोई है तो वो यूएसए है। और आप ये समझ सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कुछ इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए ही रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी वो उससे अलग हों। इसीलिए नवंबर से ही लगातार ट्रूप्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है रशिया ने। वैसे रशिया का ये कोई नया कदम नहीं है, जब से यानी कि 1991 से जब से यूएसएसआर अलग हुआ है तभी से हर 6-7 साल में उसकी ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो रशिया ने ऐसा ही क्रीमिया के साथ किया था और क्रीमिया के साथ ही साथ उसने 2 अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन दोनों पर भी एक कोशिश की थी कि इनको भी रशिया के यूनियन में मिला लिया जाए, यानी कि रशिया का ही पार्ट बनाया जाए। और कुछ हद तक उसमें वो कामयाब भी हुआ, यानी कि जो सीमा पूर्वी क्षेत्र पर रशिया से लगती है वहां पर कुछ सेपरेटिस्ट कहे विचार हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन उससे भी पहले 2008 में जॉर्जिया के 20% क्षेत्र पर भी रशिया ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। हमेशा से रशिया की ये पॉलिसी रही है कि जो कंट्रीज उससे अलग हुई हैं वो उसके खिलाफ बगावत ना करें, उनको एक इंडिपेंडेंट या कहीं ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराने के नाम पर वो उन पर कब्जा करना चाहता है। और कुछ ऐसा ही अब यूक्रेन के मामले में भी दिख रहा है। हालांकि 2013 तक तो यूक्रेन ये हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन 2013 में एक एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हो गया था, जिसके कारण ही रशिया ने यूक्रेन को दिखाने के लिए या कहें कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्रीमिया पर कब्जा किया था। हालांकि बाद में रशिया ने
कई तरीके से खट्टे मीठे ऑफर किए, यानी कि कुछ क्षेत्रों में उसने धमकाया और कुछ क्षेत्रों में ऑफर भी किया। धमकाने से रिलेटेड कि हम आप पे हमला कर देंगे, अगर ऑफर की बात करें तो उनकी इकोनॉमी को लेकर काफी हेल्प करने की बात की, 15 मिलियन से ज्यादा डॉलर्स की हेल्प करने की बात की। लेकिन यूक्रेन जो है वो ना ही पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन सका और ना ही रशिया का। रशिया ने इसीलिए जॉर्जिया के जो ऑक्यूपाइड क्षेत्र थे, या फिर अगर हम बात करें एक और कंट्री है माल्डोवा, जिसका एक वेस्टर्न क्षेत्र है ट्रांसनिस्ट्रिया, तो ट्रांसनिस्ट्रिया को और कहीं क्रीमिया को, उसी तरीके से जो दो अलगाववादी क्षेत्र थे जो अभी वर्तमान में भी चर्चा में है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इनको कई तरीके से हेल्प करके रशिया ने अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिशें की हैं। हालांकि यूक्रेन तो इस बार रशिया के आगे बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन जिससे वो मिलना चाहता है, यानी कि अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन और नेटो की, तो क्या वो हेल्प करेंगे? वैसे ऐसा अभी तक कोई ठोस कदम नेटो की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि नेटो ने इकोनॉमिक तौर पे, यानी कि अगर हम बात करें कि फाइनेंशियली और साथ ही साथ कई तरीके के हेलमेट्स वगैरह प्रोवाइड कराना, मेडिसिन प्रोवाइड कराना, इस तरीके की बहुत सारी हेल्प की है यूक्रेन की। लेकिन किसी भी देश ने अभी तक यूक्रेन के लिए अपनी मिलिट्री को लेकर कोई भी सपोर्ट दिखाया नहीं है। और अगर हम यूक्रेन और रशिया को कंपेयर करें उनके आर्म्ड फोर्सेस के अकॉर्डिंग, तो रशिया कहीं ज्यादा आगे है। अगर सोल्जर्स के बेसिस पे देखें तो 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना सोल्जर्स हैं रशिया के पास। अगर हम फाइटर प्लेन्स के अकॉर्डिंग देखें तो 15 गुना है रशिया के पास। और अगर हम बात करें टैंक्स की तो 5 गुना है रशिया के पास यूक्रेन से। इसीलिए इस बार यूक्रेन अपने सिविलियंस को भी, यानी कि आम जनता को भी ट्रेनिंग दे रही है कि अगर रशिया कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा करता है, यानी कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसमें हमला करने की स्थिति हो या फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, तो यूक्रेन पूरी तरीके से रेडी हो। यूएस इंटेलिजेंस द्वारा एक एस्टिमेशन किया गया है कि अगर ये वॉर, यानी कि पूरी तरीके से इसमें किसी भी तरीके की युद्ध की स्थिति होती है, तो 50,000 से ज्यादा सिविलियंस के मारे जाने की आशंका है। लेकिन पूरी दुनिया इस समय क्या कर रही है? पूरी दुनिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? पूरी दुनिया के पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कि कुछ ना किया जाए, यानी कि हाथ पे हाथ रखकर बैठा जाए। लेकिन इससे क्या होगा? रशिया यूक्रेन को प्रेशराइज करके उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। लेकिन ये खतरा अदर देशों पे भी है, यानी दूसरी कंट्रीज पे भी है। दूसरी कंट्रीज को भी इसी तरीके से रशिया धीरे धीरे अपना हिस्सा बनाता रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि बाकी जितनी भी जाइंट इकोनॉमीज हैं या फिर कहें सुपर पावर कंट्रीज हैं, वो रशियन मिलिट्री के ऊपर एक साथ अटैक करें। लेकिन इससे वर्ल्ड वॉर 3 के होने की संभावनाएं हैं, जिसका फायदा किसी भी देश को नहीं होने वाला, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे देखें, हम सोशल लेवल पे देखें या फिर पॉलिटिकली देखें, और इसका इम्पैक्ट बहुत समय तक रहेगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन है कि रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जाए, यानी कि रशिया के साथ बाकी कंट्रीज के जो भी कहीं एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, एमओयूज वगैरह साइन किए गए हैं फ्यूचर के लिए, उन सभी को कैंसिल किया जाए, या फिर ट्रेड लेवल पे, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को काफी कम किया जाए। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ रशिया पे ही नहीं होने वाला, बल्कि पूरे विश्व पे होगा। क्योंकि अगर रशिया की बात करें तो ऑयल प्रोडक्शन में रशिया पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है, और जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 13% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रशिया का है। अगर रशिया को इकोनॉमिकली सैंक्शन किया जाता है तो इसकी वजह से ऑयल क्राइसिस भी आ सकती हैं, क्योंकि सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस भी हाइक होंगे, और अगर पेट्रोल के प्राइसेस हाइक होंगे, इसका इम्पैक्ट बाकी चीजों पर भी होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि रशिया को अगर आइसोलेट करना है तो साथ साथ बहुत सारे लॉसेस अदर कंट्रीज को भी बियर करने होंगे। तो ये 3 ऑप्शंस तो दुनिया के सामने अभी हैं। अब हम बात करेंगे भारत की, यानी हमारे इंडिया का क्या स्टेटमेंट है।
इंडिया की तरफ से इसमें कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं दिया गया है, बस इतना ही बोला गया है कि वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट, यानी कि पूरी तरीके से भारत ने ना तो रशिया का अपोज किया है और ना ही रशिया का सपोर्ट किया है। उसके भी कारण है। भारत के लिए जो कंसर्न की बात है वो 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 इमीडिएट कंसर्न, नंबर 2 मीडियम टर्म कंसर्न, नंबर 3 लॉन्ग टर्म कंसर्न। यानी कि इंडिया को जो स्टेप्स लेने हैं वो तुरंत कौन से स्टेप्स लेने हैं वो भारतीयों पर है जो कि यूक्रेन में रह रहे हैं। तो लगभग 25,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन में रहते हैं, जिसमें 20,000 से ज्यादा भारतीय इंजीनियरिंग और मेडिकल्स के लिए यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो भारत सरकार के लिए पहला कंसर्न है कि उनको किस तरीके से सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। हालांकि सरकार ने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि अगर एसेंशियल ना हो तो यूक्रेन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या सिविलियंस हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं वो सब भारत में वापस आ जाएं। मीडियम टर्म को लेकर क्या कंसर्न है? नंबर 1 पेट्रोल की क्राइसिस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर रशिया के ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़ता है, आइसोलेशन का जितनी भी कंट्रीज के द्वारा सैंक्शन उसे किया जा रहा है उसका इंपैक्ट भारत पे भी पड़ेगा, यानी पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो भारत में भी प्राइजेस हर चीज के बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत अभी भी 85% क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। फिर हम बात करें लॉन्ग टर्म कंसर्न की, तो सबसे बड़ा कंसर्न है मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट करना रशिया से, क्योंकि अगर हम 2016 से 2020 के बीच में देखें तो 40% से ज्यादा हमारा इंपोर्ट मिलिट्री में सिर्फ और सिर्फ रशिया से है। और पहले तो हम सिर्फ ट्रेड ही करते थे, यानी कि सेल और परचेज ही चलता था, बट अब हम उनके साथ डेवलपमेंट रिसर्च भी कर रहे हैं। कई सारे जॉइंट वेंचर्स भी रशिया के साथ चल रहे हैं, जिसका एग्जांपल है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और साथ ही साथ रशिया की नदी मास्कोवा के नाम से मिलकर बनी है, यानी ब्रह्मोस का जो पूरा नाम है उन दोनों नदियों के नाम पर ही रखा गया है। तो अगर रशिया के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट भारत देता है तो यानी कि मिलिट्री को लेकर भी काफी चिंताएं आ जाएंगी। साथ ही साथ रशिया का यह भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो चाइना का साथ नहीं देगा, क्योंकि 1962 के अगर वॉर की बात करें तो उस समय एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था कि इंडियंस आर फ्रेंड एंड चाइनीज आर ब्रदर्स। तो यानी कि पहले ब्रदर की मदद की जाएगी और बाद में फ्रेंड्स की। तो ये इम्पैक्ट भी आ सकता है इंडिया के ऊपर अगर वो रशिया के अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट देता है। और सबसे बड़ी बात है रशिया के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी होना भारत की मिलिट्री को लेकर। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि 62% तक जो भी कहें कि डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होंगे वो भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, यानी भारत में ही उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जियो पॉलिटिक्स पे। अगर ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि करंट से रिलेटेड हैं आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए OL एक्सपर्ट पर और हमें कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैंने नाम लिए जैसे नेटो और यूरोपियन यूनियन, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बताइए कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, कौन सा लेटेस्ट मेंबर है। तो हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।